गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अभी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ योर पेपर थर्ड ऑफ द जूलॉजी, दैट इज़ इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड द बायोटेक्नोलॉजी। तो इसके बारे में कुछ चीज़ें हैं वो मैंने पहले 2 रिकॉर्डिंग्स में या 2 क्लासेस में जो है वो थोड़ी बहुत डिस्कस है वो की थी, जिसमें कि अपन ने इम्यून सिस्टम की डेफिनेशन है वो देखी थी, इम्यूनोलॉजी क्या है वो देखा था, इम्यूनिटी है वो क्या है, ये सब चीज़ें हम पहले ही डिस्कस है वो कर चुके हैं। तो इम्यून सिस्टम है वो क्या है, ये चीज़ हमें पता ही है कि सेल्स जो हैं, टिश्यूज़ हैं, मॉलिक्यूल्स जो हैं, जो कि क्या करते हैं, किसी इन्फेक्शन के लिए हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस है वो पैदा करते हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं, इम्यून सिस्टम है वो कहते हैं। और इम्यून सिस्टम में इम्यून सिस्टम जो है उसकी स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को अपन किस में स्टडी करते हैं, इम्यूनोलॉजी के अंदर है वो स्टडी करते हैं। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी है वो भी हमने जो है वो देखा था। हु इज़ द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी इज़ द एडवर्ड जेनर, ये हमने है वो पहले देख लिया था। तो एडवर्ड जेनर ने है वो क्या काम किया था ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इन्होंने सबसे पहले जो है स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है वो डिस्कवर की थी, और ये भी देखा था कि वैक्सीन जो वर्ड है वो कहाँ से डेराइव हुआ है। दिस इज़ डेराइव्ड फ्रॉम द वर्ड वैका। ओके, वैका मीन्स जो है काऊ। और ये चीज़ भी हमने डिस्कस की थी कि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है वो उन्होंने किस तरह से डिस्कवर की थी। मतलब कुछ जो मिल्क मेड्स हैं उनके अंदर काऊ पॉक्स है, सॉरी मिल्क मेड्स हैं उनके अंदर स्मॉल पॉक्स है, उसके लिए रेजिस्टेंस है वो डेवलप हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि काऊ पॉक्स है, उनकी काउस को है, तो उसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस है वो उस स्मॉल पॉक्स के लिए डेवलप है वो हो गई है। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, 8 ईयर ओल्ड जो बॉय के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, और वैक्सीन जो है वो दी थी किसको, 8 ईयर ओल्ड जो बॉय को काऊ पॉक्स की वैक्सीन है वो दी थी, जिसके बाद में उसके अंदर जो क्या हुआ था कि इम्यूनिटी डेवलप हो गई थी फॉर द स्मॉल पॉक्स। ये हम डिस्कस है वो कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग है दैट इज़ द टाइप्स ऑफ द इम्यूनिटी। टाइप्स ऑफ द इम्यूनिटी जो है वो किस बेसिस पे हमने इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया था, एडेप्टिव इम्यूनिटी एंड द इननेट इम्यूनिटी। ठीक है, अब एडेप्टिव और इननेट इम्यूनिटी है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। एक तो जो हमें मतलब जन्मजात, ठीक है, जब हम पैदा होते हैं उस टाइम भी हमें है वो मिलती है, इनहेरिटेड होती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, इननेट इम्यूनिटी बोलते हैं। इननेट का मीनिंग ही यही है कि इनहेरिटेड, जो आपको बर्थ के समय भी मिलती है। ओके, तो उसे हम क्या कहते हैं, इननेट इम्यूनिटी कहते हैं। और इसका दूसरा नाम जो है वो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, वो भी है। अब नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी अब हम क्यों बोलते हैं इसे, अब नॉन स्पेसिफिक इसलिए बोलते हैं कि कोई भी एंटीजन, कोई भी पैथोजन जो है वो अगर आपकी बॉडी को इन्फेक्ट करेगा तो उसके लिए इसके अंदर जो है मतलब कुछ स्पेशल जो सेल्स हैं वो इन्वॉल्व है वो नहीं होंगी। मतलब कोई भी पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर एंटर करे वो ही सेम मैकेनिज़्म के थ्रू जो है ये हमें इम्यूनिटी है वो प्रदान करेंगी। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी बोलते हैं। सेकेंड इज़ द अडेप्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, अडेप्टिव इम्यूनिटी के अंदर क्या होगा कि इन्नेट इम्यूनिटी तो हमें जन्मजात ही मिल रही है और इनहेरिटेड है फ्रॉम आवर पेरेंट्स। ठीक है, हमारे पेरेंट्स से हमें है वो इन्नेट इम्यूनिटी मिल रही है। अडेप्टिव इम्यूनिटी इज़ द इम्यूनिटी जो हमारे अंदर कब डेवलप होगी, आफ्टर बर्थ। कोई भी एंटीजन का जो एक्सपोजर है वो हुआ और उसके रिस्पॉन्स में कुछ स्पेसिफिक सेल्स हैं वो बनी, उन स्पेसिफिक सेल्स की वजह से उस एंटीजन के ख़िलाफ़ अपने अंदर क्या डेवलप हुई, इम्यूनिटी है वो डेवलप हुई। तो दूसरी टाइप की इम्यूनिटी इज़ द अडेप्टिव इम्यूनिटी। अडेप्टिव इम्यूनिटी को अपन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है वो भी कहते हैं। इसे हम स्पेसिफिक इम्यूनिटी है वो क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ खास, कुछ स्पेसिफिक सेल्स हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व है वो होंगी। जबकि इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर ऐसा कुछ स्पेसिफिक सेल्स हैं वो इन्वॉल्व है वो नहीं होती, बस कुछ सेल्स लाइक द फैगोसाइटोटिक सेल्स जो होती है वो इन्वॉल्व होती है। अब फैगोसाइटोटिक सेल्स में कौन सी सेल्स, मोस्टली मैक्रोफाजेस जो हैं, मैक्रोफाजेस हैं वो फैगोसाइटोसिस करती हैं, तो मैक्रोफाजेस हैं वो इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर है वो
हमें इम्यूनिटी है वो प्रदान करेंगी। अब एडेप्टिव इम्यूनिटी के 2 टाइप्स हैं, वो हमने डिस्कस कर लिए थे। एडेप्टिव इम्यूनिटी के 2 टाइप्स कौन से हैं? नेचुरल एडेप्टिव इम्यूनिटी एंड द सेकंड इज़ द आर्टिफिशियल एडेप्टिव इम्यूनिटी है, वो हमने डिस्कस है वो कर ली थी। अब नेचुरल और आर्टिफिशियल है, उसमें डिफरेंस क्या है? एक तो नेचुरली जो अपनी बॉडी को है वो मिलेगी, और दूसरा इज़ द आर्टिफिशियल, मतलब बाहर से हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसकी वजह से हमारी बॉडी को क्या हो, इम्यूनिटी है वो प्रदान हो। ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। अब नेचुरल जो है उसके भी 2 टाइप्स हैं, पैसिव एंड द एक्टिव। एक्टिव टाइप के अंदर क्या होगा कि कोई भी एंटीजन है, ठीक है, वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर करेगा और उसके रेस्पॉन्स में कुछ लिम्फोसाइट्स या कुछ स्पेसिफिक सेल्स हैं वो बनेंगी या एंटीबॉडीज़ बनेंगी, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी है वो कहते हैं। एंड द सेकेंड टाइप इज़ द पैसिव। तो पैसिव के अंदर क्या होगा? पैसिव इज़ द मैटरनल। मैटरनल जो है इसमें लिखा हुआ भी है मैटरनल, मतलब होगा क्या कि पैसिव तरीके से। एक्टिव के अंदर इज़ द डायरेक्ट एंड द पैसिव के अंदर क्या होगा? इनडायरेक्ट तरीके से जो एंटीबॉडीज़ हैं वो आएंगी बॉडी के अंदर। तो एंटीबॉडीज़ इनडायरेक्ट रूट से कैसे आएंगी वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो मदर टू फिटस है वो एंटीबॉडीज़ ट्रांसफ़र होंगी, किसके थ्रू होंगी? ये भी बात है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, किसके थ्रू होंगी? थ्रू द प्लेसेंटा और थ्रू द कोलोस्ट्रम। ओके, तो एंटीबॉडीज़ है वो ट्रांसफ़र होंगी मदर टू फिटस। तो डेवलप किसके अंदर हो रही है? मदर के अंदर हो रही है, और इम्यूनिटी किसे दे रही है? फिटस को दे रही है। तो ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट या पैसिव रूट ऑफ द नेचुरल स्पेसिफिक इम्यूनिटी का है वो हो गया। अब आर्टिफिशियल है, उसके भी हमने 2 टाइप्स हैं वो डिस्कस किए थे, एक्टिव एंड द पैसिव। तो एक्टिव के अंदर वही सेम थिंग, द जस्ट लाइक द नेचुरल एक्टिव। इसके अंदर क्या होगा कि एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर किसी भी वैक्सीन के थ्रू अपन क्या करेंगे? एंटीजन को किसी एनिमल की बॉडी के अंदर है वो डालेंगे, और उसके रेस्पॉन्स में जो एंटीबॉडीज़ बनेंगी उसे हम क्या कहते हैं? एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी है वो कहते हैं। अभी आप बोलोगे कि भाई एंटीजन तो हमने एंटर करवा ही दिया, तो फिर वो डिज़ीज़ क्यों नहीं डेवलप करेगा? डिज़ीज़ है वो, ये एंटीजन्स हैं वो डेवलप नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि ये एंटीजन्स हैं उनको किसी ना किसी मैकेनिज़्म के थ्रू अपन ने क्या किया है? इनको डेड है वो कर दिया है, मतलब दीज आर नॉट द लाइव एंटीजन्स, दीज आर द डेड। ओके, किसी तरीके से इनकी एंटीजेनिक प्रॉपर्टी मतलब डिज़ीज़ डेवलप करने की जो क्षमता है उसे हमने क्या कर दिया है? कम कर दिया है, या फिर बिल्कुल नील कर दिया है। उसके बाद में अपनी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ उसके रेस्पॉन्स से नहीं बनेंगी, ताकि नेक्स्ट टाइम जो एंटीजन है वही सेम एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर हो, तो उसके खिलाफ आपके अंदर पहले से ही एंटीबॉडीज़ हैं, तो आपको वो इन्फेक्शन या वो डिज़ीज़ है वो नहीं होगी। और पैसिव के अंदर क्या होगा? इनडायरेक्ट रूट है, तो इसके अंदर क्या होगा कि हम एंटीबॉडीज़ हैं वो किसी दूसरे एनिमल के अंदर पहले प्रिपेयर करेंगे। ओके, तो दूसरे एनिमल के अंदर किसी एंटीजन का एक्सपोजर देंगे और उससे हम एंटीबॉडीज़ तैयार करेंगे, और इन एंटीबॉडीज़ को हम क्या करेंगे कि उसके सीरम से कलेक्ट करके फिर किसी दूसरे एनिमल के अंदर है वो वहाँ पर ट्रांसफ़र है वो करेंगे इन एंटीबॉडीज़ को, ताकि किसी इन्फेक्शन से या फिर जो इन्फेक्शन है वो होने वाला हो उससे हम बच सकें। मोस्टली जो पैसिव इम्यूनिटी है वो इसके अंदर जो एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर की जाती हैं वो मोस्टली हॉर्स के अंदर इसके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो किए जाते हैं। अब नेक्स्ट थिंग जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द इन्नेट इम्यूनिटी। अब इन्नेट इम्यूनिटी को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है। नेचुरल इम्यूनिटी या फिर हम क्या बोलते हैं इसे? नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है वो बोलते हैं। नॉन स्पेसिफिक क्यों? क्योंकि किसी भी पैथोजन का आपके अंदर इन्फेक्शन हो फिर भी वही सेम मैकेनिज़्म के थ्रू वो क्या करेंगी? उस पैथोजन से आपको सुरक्षा है वो देंगी। कुछ ऐसा स्पेसिफिक मैकेनिज़्म इनके अंदर है वो नहीं होगा। कुछ सेल्स हैं वो इन्वॉल्व हैं, फैगोसाइटोटिक सेल्स हैं वो इन्वॉल्व हैं बस,
ओके, तो इसमें लिखा हुआ भी है प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन दैट रिलाइज ऑन मैकेनिज्म दैट exist before infection are capable of the rapid response to microbes and react in essentially the same way to repeated infection. Okay, अब सेकेंड थिंग है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एग्जिस्ट एट द बर्थ, जब आप पैदा होगे तो भी इन्नेट इम्यूनिटी आपके अंदर है वो होगी. और नेक्स्ट थिंग इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. ओके, इन्नेट इम्यूनिटी क्या है? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. मतलब कोई भी जो एंटीजन आपकी बॉडी के अंदर एंटर करना चाहता है तो उसे सबसे पहले क्या फेस करना पड़ेगा? इन्नेट इम्यूनिटी से उसे फेस है वो करना पड़ेगा. तो इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट द इन्फेक्शन है वो बोल रहे हैं. ओके, अब जैसे कि आपको पता ही है कि कोई भी बाहर से कोई एनिमीज़ अटैक करते हैं तो अपने जो देश की सबसे पहले सुरक्षा या डिफेंस कौन करता है? दैट इज़ द BSF. दे आर जस्ट लाइक द BSF. ओके, तो सबसे पहले जो है इन्फेक्शन या एंटीजन को किससे फाइट करना पड़ेगा? इन्नेट इम्यूनिटी जो है उससे फाइट है वो करना पड़ेगा. अब इन्नेट इम्यूनिटी के टाइप्स हैं वो क्या है? अब इन्नेट इम्यूनिटी जो है वो डेवलप होगी. अब उसके लिए अपने अंदर कुछ स्पेसिफिक जो डिफेंस बैरियर्स हैं उनके द्वारा इन्नेट इम्यूनिटी हमें है वो प्रदान की जाएगी. सबसे पहले जो बैरियर्स हैं वो कौन से हैं? एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर्स. सेकंड इज़ द फैगोसाइटोटिक बैरियर और एनाटॉमिकल एंड द फिजिकल. सेकंड इज़ द फैगोसाइटोटिक एंड द थर्ड इज़ द फिजियोलॉजिकल एंड द फोर्थ इज़ द इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्सेज जो है वो अपन डिस्कस है वो अभी करेंगे. तो सबसे पहला जो टाइप है एनाटॉमिकल या फिज़िकल बैरियर्स. तो फिज़िकल बैरियर्स हैं वो क्या क्या है? फिज़िकल बैरियर्स हैं वो सभी के अंदर होंगे. जन्म के समय भी आपको ये मिलेंगे. इसके दो जो एग्जांपल्स अपन पढ़ते हैं दैट इज़ द स्किन एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन. अब ऐसा तो है नहीं कि आप बिना स्किन के कभी पैदा हुए हो. तो स्किन इज़ ऑल्सो इज़ द टाइप ऑफ द इन्नेट इम्यूनिटी. ओके, और ये आपको जन्म के समय मिलेगी. म्यूकस मेम्ब्रेन है वो भी आपको जो है इन्नेट इम्यूनिटी है वो प्रदान करेगी. ओके, तो अभी स्किन के बारे में अपन देखते हैं कि ऐसा क्या है स्किन में कि वो आपको जो इन्फेक्शंस के प्रति डिफेंस है वो देती है. अब पहली बात तो ये आपको पता ही है कि स्किन जो है वो 2 लेयर्स में डिवाइड है. कौन कौन सी? आउटर मोस्ट लेयर इज़ द एपिडर्मिस और उसके नीचे डर्मिस. तो एपिडर्मिस जो लेयर है वो क्या है? थिनर है. और जो डर्मिस लेयर है वो क्या है? थिक है. दोनों के बारे में आपको पता है. ओके, तो एपिडर्मिस जो लेयर है वो किससे बनी हुई है? टाइटली पैक्ड एपिथेलियल सेल्स से है वो बनी हुई है. और कुछ इसके अंदर क्या होंगी? डेड सेल्स हैं वो होंगी. डेड सेल्स के अलावा इनके अंदर क्या होता है? केराटिन है वो होता है. केराटिन के बारे में कुछ आइडिया तो होगा. दैट इज़ द वाटरप्रूफ प्रोटीन है वो प्रेजेंट होता है. अब केराटिन जो होता है वो क्या करता है? केराटिन की जो लेयर होती है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब सबसे पहले आपको इन्फेक्शन करना चाहता है तो सबसे पहले वो किसके ऊपर अटैच होगा? ही वॉन्ट्स टू अटैच विद द स्किन. लेकिन स्किन के पास ऐसे मैकेनिज़म्स हैं कि वो उस माइक्रो ऑर्गेनिज़म को इन्वेड करने ही नहीं देंगी. ओके, तो ये क्या करेंगी? जैसे केराटिन है, केराटिन जो लेयर है वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स इसको डाइजेस्ट है वो नहीं कर पाते. तो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे तो डेफिनेटली ये क्या है? आपको इन्फेक्शन है वो नहीं कर सकेंगे. ओके, नेक्स्ट थिंग इज़ द डर्मिस. अब डर्मिस जो लेयर है वो क्या होती है? थिक होती है. और इसके अंदर प्रेजेंट क्या क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं और हेयर फॉलिकल्स होते हैं. सिबेशियस ग्लैंड्स होती हैं, स्वेट ग्लैंड्स हैं वो भी इसके अंदर प्रेजेंट है वो होती हैं. ओके, तो अब जो सिबेशियस ग्लैंड्स हैं इनका मेन रोल है कहाँ पे? डर्मिस लेयर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के या पैथोजेंस के इन्फेक्शन के प्रति. ओके,
तो सीबेशियस ग्लैंड्स करती क्या है, ये जो है वो सीबम का सिक्रेशन है वो करती हैं। सीबम जो है वो क्या है, सीबम जो है वो बना हुआ होता है किससे, लैक्टिक एसिड से बना हुआ होता है, लैक्टिक एसिड और फैटी एसिड से। तो अपन पढ़ ही रहे हैं एसिड है तो डेफिनेटली एसिड जो है वो क्या होगा, एसिडिक पीएच का होगा। तो ये क्या करेंगे, अपनी स्किन को जो है एसिडिक पीएच है वो प्रदान करेंगे। अब नॉर्मली जो स्किन का पीएच है वो कितना होता है, 3 to 5 है वो होता है। तो इस पीएच पर मोस्टली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या होते हैं, ग्रोथ है वो नहीं कर पाते। तो इसकी वजह से ये क्या है, सीबम जो है वो क्या करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को है वो रोकेगा। ठीक है, लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं कि ये सीबम की जो लेयर है इसको क्या कर जाते हैं, मेटाबोलाइज है वो कर जाते हैं। अब इसको मेटाबोलाइज करने के बाद, इसको मेटाबोलाइज करने के बाद क्या होगा कि सीबम की लेयर को ये जब मेटाबोलाइज कर जाएंगे तो ये क्या करते हैं, अपनी स्किन के ऊपर एक्नेस का फॉर्मेशन है वो करते हैं। ओके, तो अब जैसे कुछ इससे बचने के लिए कुछ ड्रग्स हैं वो होती हैं जिसमें मोस्टली जो है आइसो ट्रेटिनोइन जो ड्रग है वो दी जाती है। आइसोट्रेटिनोइन जो ड्रग है वो क्या है, विटामिन ए की डेरिवेटिव ड्रग है वो है, जो क्या करती है, सीबम के फॉर्मेशन को क्या कर देती है, कम कर देती है। ताकि सीबम के फॉर्मेशन को कम करेगी। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते क्या है कि जैसे ही इन्वाइड करेंगे, सीबम को डाइजेस्ट करेंगे और अपनी जो स्किन है इसके ऊपर एज ए कॉमन सेल्स है वो रहने लग जाएंगे। ठीक है, मतलब सहजीवी के रूप में रहने लग जाएंगे। तो ये क्या करते हैं कि मतलब अपने आप को थोड़ा वो न्यूट्रिशन है वो सीबम से लेने की कोशिश करते हैं। अब सीबम को ही आपने जो है इस ड्रग से ब्लॉक कर दिया, कम कर दिया, तो अब इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, बंद है वो हो जाएगी। अब कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, नॉर्मल माइक्रोबायोटा या फिर स्किन के जो स्किन फ्लोराज है वो बोलते हैं, जो क्या करते हैं, ये भी जो है माइक्रोबियल जो अदर इन्फेक्शंस होंगे उनसे अपनी बॉडी को जो है सुरक्षा है वो देंगे। अब आप बोलोगे कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ही दूसरे पैथोजेंस को है वो कैसे रोक सकते हैं। भाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो तो इन्फेक्शन करते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपको इन्फेक्शन या फिर डिज़ीज़ है वो दे ही। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपकी बॉडी के ऊपर है सहजीवी के रूप में है वो रह सकते हैं, और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो आपको नुकसान है वो नहीं पहुंचाते। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपन क्या बोलते हैं, स्किन फ्लोरा है वो हम इनको कहते हैं। तो ये जो स्किन फ्लोरा है वो ऐसा क्या करेंगे कि अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ है वो या अदर पैथोजेंस की ग्रोथ है वो रुक जाएगी। कैसे रुकेगी, ये क्या करेंगे कि जो मतलब कंपटीशन करेंगे, जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं इन्वेड करने के लिए स्किन के ऊपर, उनके साथ में कंपटीशन करेंगे। अब कंपटीशन किस चीज़ के लिए करेंगे, कंपटीशन ये करेंगे फॉर द न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो ये न्यूट्रिएंट्स के लिए कंपटीशन करेंगे, और कंपटीशन करने के बाद में ये क्या करते हैं कि मतलब उनकी ग्रोथ को है वो रोकेंगे, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या चाहिए, इनको भी चाहिए, और जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं उनको भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो ये खुद उन न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज़ करने की कोशिश है वो करेंगे। तो अब वो क्या करते हैं, जो अपने स्किन फ्लोराज हैं वो कुछ ना कुछ केमिकल्स का सिक्रेशन है वो करते हैं। ये केमिकल्स क्या करते हैं, जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ को है वो रोक देंगे, या फिर उनको क्या कर देंगे, मार है वो देंगे या किल कर देंगे। ओके, तो स्किन है वो अपना कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इज़ द म्यूकस मेम्ब्रेन। तो म्यूकस मेम्ब्रेन के बारे में अपने को पता है कि जो अपनी एलिमेंट्री कैनाल है, ओके, तो वहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट होती है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वहाँ भी म्यूकस मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट होती है। यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट है वहाँ भी आपकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब ये म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करती है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं
भाई पहले तो आपकी स्किन ने डिफेंस किया, ओके, स्किन ने डिफेंस किया, फिर भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपकी बॉडी के अंदर है, वो आना चाहते हैं। तो सेकंड जो है वो काम करेगा म्यूकस मेम्ब्रेन। तो म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो क्या करती है कि इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वापस इन्वेड है वो नहीं होने देगी। तो ये भी अपने को पता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या पैथोजेंस हैं वो क्या करेंगे, या तो एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू इन्फेक्शन करेंगे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू इन्फेक्शन करेंगे, या फिर यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट के थ्रू है वो इन्फेक्शन अपने अंदर है वो करेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो फिर अगेन इन्वेड है वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इन्वेड कर ही लिया, मान लो कर ही लिया, तो क्या होगा कि कुछ सिक्रेशंस हैं वो होते हैं, दैट इज़ द सलाइवा, ओके। तो सलाइवा है, टीयर्स हैं, और म्यूकस मेम्ब्रेन या एपिथेलियल सेल से कुछ म्यूकस है उसका भी सिक्रेशन होता है। तो ये क्या करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप कर लेते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इन्वेड नहीं करने देते। इनके अंदर कुछ एंटीवायरल और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी होती हैं, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ है वो रुक जाएगी, ओके। अब जो नेक्स्ट थिंग है, जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, ये क्या होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो है इनकी सीलिया से कवर्ड है वो होती है, ठीक है। सीलिया से कवर्ड है वो है, तो अब सीलिया जो है वो क्या करते हैं कि लगातार है वो मोमेंट है वो करते रहते हैं। तो ये सीलिया मोमेंट करके क्या करेंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को है वो ट्रैप करेंगे और जो है आउटसाइड टू द बॉडी है वो बाहर इनको निकाल देंगे। इस तरह से जो आपकी स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन दोनों हैं वो आपको डिफेंस है वो देंगी, ओके। तो नेक्स्ट थिंग अपन है वो डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, एंड व्हाट इज़ दैट इज़ द फिजियोलॉजिकल बैरियर्स के बारे में हम लोग है वो डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू।